5y इक्वल टू समीकरण। ये बात समझ में आई? दोनों ही केस आपको समझ में आ जाएगा कि जो p का मान होगा वो 4 नहीं हो सकता। 4 के अलावा आप कुछ भी रखिएगा, वो हले वाले को आप तुलना करिए, बराबर करिए, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, फिर ये पीला वाला ये जो पार्ट है इसको आप पकड़ करके तुलना करिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आइए स्टार्ट किया जाए ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये हो जाती है, ठीक है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया हो जाती है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, मैं इसको लिख दूँ थोड़ा सा कि भाई क्या है। तो हमें इस तरीके से दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक ये दिया गया है क्या, बेंगलोर जो कि बस स्टैंड है, एक बेंगलोर है और ये बेंगलोर बस स्टैंड है। यहाँ से क्या चलती है? गाड़ियाँ चलती है। कहाँ कहाँ तक के लिए चलती है? तो यहाँ से कुछ दूरी पर ये दिया गया है, कुछ दूरी पर मल्लेश्वरम है, कुछ दूरी पर मल्लेश्वरम है, ठीक है। और ठीक इस बेंगलोर से और कुछ दूरी पर एक और जगह का नाम है जो कि यशवंतपुर है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक और हमें चीज़ें दिख रही हैं कि एक और स्टेशन टाइप का आ गया है कि जहाँ पे गाड़ियाँ को पहुँचना है। क्या है ये? यशवंतपुर, ठीक है। तो ये रहा यशवंतपुर और ये रहा मल्लेश्वरम। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ही स्टेशन से दोनों ही जगह के लिए गाड़ियाँ रवाना होती हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं सब। और एक गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। चीज़ें समझिएगा, मज़ा आएगा समझने में। ये गाड़ी मल्लेश्वरम के लिए रवाना होती है और ये गाड़ी यशवंतपुर के लिए रवाना होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो दूरी दिया गया है मल्लेश्वरम तक का, जो भी किराया होगा, जो भी दूरी होगा, एक निश्चित दूरी होगा और इस निश्चित दूरी का कुछ ना कुछ किराया तो लगता होगा। अपने दिमाग में ज़रा सोचिए कि यहाँ पे एक निश्चित दूरी दी गई है। कैसा दूरी है? निश्चित दूरी है। और निश्चित दूरी का मतलब आप समझते हैं, जैसे 10 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। तो एक निश्चित दूरी है जिसके हिसाब से इसका चार्ज भी तो लगता होगा। सोचिए थोड़ा सा कि एक निश्चित दूरी का कुछ ना कुछ किराया लगता होगा। तो मैं इसका बोल दे रहा हूँ कि भाई इसका कुछ ना कुछ किराया लगता है। किराया क्या है? तो किराया पर टिकट का इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूँ। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम, इसमें टिकट की बातें की जा रही हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि इस बेंगलोर स्टेशन से अगर हम मल्लेश्वरम जाते हैं तो एक टिकट का कुछ ना कुछ रुपया फिक्स होगा कि हाँ भैया एक टिकट का 10 रुपये लग रहा है, दो टिकट लेंगे 50 रुपये लग रहा है। तो क्या हो जा रहा है कि एक टिकट का मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं क्या बोल दूँगा, 100 रुपया पर टिकट। एक टिकट का 100 रुपये लग रहा है। ज़रा सोचिए। ठीक वैसे ही किराया इस निश्चित दूरी यहाँ पर भी तो होगा ना। सोचिए थोड़ा सा, इसका भी तो एक निश्चित दूरी हो जाएगा। ये जो गाड़ी होगी ये भी एक निश्चित दूरी तय करना चाहती है। तो इस निश्चित दूरी का की भी किराया हो जाएगा और इस निश्चित दूरी का जो किराया होगा क्या होगा? अपने दिमाग में सोचिएगा कि इसको 100 रुपये बोल दिया हूँ, ये भी निश्चित किराया मुझे नहीं पता है। किराया ही तो ज्ञात करना है क्वेश्चन में। तो मैं इस किराया को क्या बोल दे रहा हूँ? ये जो किराया है एक y रुपया है,
एक टिकट का, ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये 100 रुपया, कितने टिकट का? एक टिकट का, ये 100 रुपया, एक टिकट का 100 रुपया। और ये वाला एक टिकट है, इसका कितना हो जाएगा? इसका y रुपया हो जाएगा। अब चीज़ों को बड़े ध्यान समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है केस वाइज इसको स्टडी किया जाएगा। केस वाइज किस तरीके से बोला जा रहा है? बोला इस तरीके से जा रहा है कि अगर क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो 46 रुपये लगता है। देखिए, मल्लेश्वरम के 2 टिकट और यशवंतपुर के कितना टिकट? 3 टिकट। तो मल्लेश्वरम का अगर एक टिकट खरीदते हैं तो 100 रुपया, 2 टिकट खरीदेंगे 200 रुपया, 3 टिकट खरीदेंगे 300 रुपया। तो मैं बोलूँगा मल्लेश्वरम से हमें कितना टिकट खरीदा गया है? मल्लेश्वरम से 2 टिकट खरीदा गया है। तो यहाँ पे मैं नीचे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केस 1 हो जाएगा। केस 1 में क्या किया जा रहा है? तो केस 1 में आप देखिए, ध्यान से अगर देखने की प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना टिकट खरीदा जा रहा है? तो केस 1 में 2 टिकट मल्लेश्वरम के, तो ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है। और क्या हो जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदा जाता है। मैं देख ले रहा हूँ, 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टिकट? 3 टिकट चाहिए। तो एक टिकट का y रुपया, 2 टिकट का 2y रुपया, 3 टिकट का 3y रुपया, 4 टिकट का 4y रुपया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से 3 टिकट खरीदा जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा ये कितना हो जाएगा? 3y रुपया। ठीक है। ये किसका किराया बढ़ा हो गया है? बेंगलोर से मल्लेश्वरम का हो जाएगा। ठीक है, ये मल्लेश्वरम के लिए भाड़ा हो जाएगा और ये बेंगलोर से यशवंतपुर के लिए हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो टोटल करने पर 46 रुपया आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अपना एक समीकरण तैयार हो गया है। मैं यहाँ से बहुत आसानी तरीके से बोल सकता हूँ। क्या बोला जा सकता है इसके लिए? केस 1 के लिए कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया है। केस 1 में समझ में आया क्या है? केस 1 में इसके 2 टिकट, इसके 3 टिकट, दोनों को मिला करके 46 रुपये देना पड़ता है उसको। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या बोला जा रहा है कि परंतु लेकिन यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तब क्या हो जाएगा? 3 टिकट मल्लेश्वरम के, मतलब कि 3x रुपया। तो कितना टिकट? 3 टिकट मल्लेश्वरम के, 3 टिकट, ठीक है, मल्लेश्वरम के। तो 3 टिकट मल्लेश्वरम कितना रुपया हो जाएगा? 3x रुपया हो जाएगा। ठीक है। फिर से बोला जा रहा है 5 टिकट यशवंतपुर के, तो 5 टिकट यशवंतपुर का मतलब क्या समझते हैं कि एक टिकट का y रुपया है यशवंतपुर जाने का, तो 5 टिकट हो जाएंगे तो 5y रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y रुपया। दोनों ये 3 टिकट इसका, 5 टिकट इसका खरीदने पर व्यक्ति को कितना रुपये देना पड़ता है? तो टोटल मिला करके ये आदमी कितना दे रहा है? 74, हाँ शायद 74 ही है, 74 रुपये। हाँ 74 रुपये, ये 74 रुपये देता है। ठीक है, ये 74 रुपया है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 74 आ जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, और ये हो जाएगा अपना दूसरा समीकरण। ये बात समझ में आई? दोनों ही केस आपको समझ में अच्छे तरीके से आया। चलिए आगे चला जाए। अब दोनों क्या करना है? दोनों ही समीकरण को सॉल्व कर देना है। ठीक है, हल कर देंगे। किस तरीके से? यहाँ पे मैं कर देना चाहता हूँ। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है, जो कि लिख लिया हूँ, इक्वल टू 46 है। फिर से नीचे लिखिए, नीचे कितना हो गया है? 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। हाँ, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करिए कि अगर मैं इसके गुणांक को अगर बराबर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इस पहले समीकरण में क्या करूँगा कि इस x का गुणांक उठा कर गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 3, और
इसको इस वाले को उठाकर इस x का गुणांक उठा करके इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दीजिए। अब दोनों को गुणा करा करके लिखिए आप लोग, क्या हो जाएगा 3 से गुणा कराएंगे 6x हो जाएगा, प्लस 3 से फिर से गुणा कराइए 9y हो जाएगा, इक्वल टू 6 से गुणा कराइए कितना हो जाएगा, इधर 18 होगा और 12 1 13 हो जाएगा, 138 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे चलिए। इसमें इससे गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस इसको गुणा कराइए कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये दोनों आप देख पा रहे हैं, ये क्या इनके गुणांक समान हो गए हैं। जब भी गुणांक समान हो जाते हैं और चिन्ह भी समान हो जाती है तो मैं क्या बोलूँगा, समीकरण को घटा दिया जाता है। देखिए इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, मैं इसको घटाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, समीकरण को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे नीचे। ठीक है, ये कट जाएगा जी। ठीक, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा और y इक्वल टू निकल कर कह रहा है 10 रुपये। ठीक है, इस y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, 2 में भी रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि समीकरण 1 में y इक्वल टू 10 रखने पर, समीकरण 1 में क्या किया जा रहा है, y इक्वल टू 10 रखा जा रहा है। तो रखिए कितना हो जाएगा, इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 हो गया है, जो कि दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए y इक्वल टू क्या रखना है, 10 रख देना है। तो यहाँ पे क्या रखेगा 2x प्लस 3 y के जगह पे क्या रखेंगे 10 इक्वल टू 46 हो गया है। यहाँ पे 2x करिए कितना हो जाएगा, ये वाला 10 यहाँ 30 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 46, ये वाला उधर ले जाइए कितना हो जाएगा, ये वाला ये 2x हो जाएगा इक्वल टू वो उधर जाएगा 16 बनेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि अपना आंसर आ गया है। तो आंसर को इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे इस तरीके से, पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग जल्दबाजी में एक्स वाई निकाल कर छोड़ देते हैं, पूछा वो नहीं गया है, पूछा आपसे एक्स वाई का मान नहीं गया है, वो तो आप अपने मन से मान करके निकाले हैं। पूछा कुछ और गया, पूछा ये गया है कि आप टिकट का बताइए पैसा, कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम के टिकट का किराया कितना किराया लग रहा है, बेंगलोर से यशवंतपुर के एक टिकट का कितना किराया लग रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो उस चीज़ को हम लिखेंगे अब नीचे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिख देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या, मेरे पास जगह नहीं बचा है तो मैं छोटे में लिख दे रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू कितना आया है 10 आया है। y कौन माना था मैं, y तो मैं नीचे वाला माना था। x इक्वल टू कितना आया 8 आया है। 8 किसको माना था मैं, इसको माना था। तो बेंगलोर से मल्लेश्वरम का किराया कितना है 8 रुपये, उस बात को लिखिए। बेंगलोर से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया है। और इसके लिए आप नीचे वाले के लिए लिख सकते हैं क्या, आप क्या लिखेंगे, बेंगलोर से यशवंतपुर का किराया y रुपया और y अपना कितना आया है 10। तो हम लिखेंगे बेंगलोर से यशवंतपुर का किराया 10 रुपया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचा है मेरे पास। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, उसको सॉल्व किया जाए। चलिए आगे चला जाए। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है उदाहरण, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। P के किन मानों के लिए, P का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख देना चाहता हूँ। फोर एक्स प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस ये 2y प्लस
इक्वल टू ये हो जाएगा 0 का अद्वितीय हल रखता है। इन समीकरण में पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया है P का वैल्यू, P का मान। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। P का मान पूछा गया है, किस केस के लिए पूछा गया, तो अद्वितीय हल के लिए पूछा गया, अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल का केस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए ये अगर ये नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको लर्न कर लीजिए तब आइए। ठीक है, तो ये क्या होता है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये अद्वितीय हल का केस है, जो कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल देते हैं। रखिए इसको। हाँ, अब आपको फिर से डाउट A1 क्या है, B1 क्या है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं सारा चीज़ सिखाने आया हूँ यहाँ पे। ये कौन सा इक्वेशन, समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ये समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। तो आपको दिक्कतों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। जो ये 1A1 B1 दिख रहा है वो आपको कहाँ मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, तो A1 क्या होता है, तो A1 होता है x का गुणांक, जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली। ये है क्या, A1। ये पहले ही समीकरण में y का जो गुणांक हो जाएगा चिन्ह के साथ पकड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1। ये जो अचर पद हो जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ हो जाएगा C1। तो पहले समीकरण में जितने भी मिलेंगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये A1 मिलेगा, B1 मिलेगा और C1 मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला जाएगा, सेकंड इक्वेशन में ये बोला जा रहा है कि x का जो गुणांक है ये वाला, ये क्या हो जाएगा A। अब आप क्या समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि भैया सेकंड इक्वेशन है तो A2 ही मिलेगा x का गुणांक। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, A2 बोल दे रहा हूँ। ये y है तो ये चिन्ह के साथ क्या मिलेगा हमको, y B2 देगा। 2 किस लिए, क्योंकि सेकंड समीकरण का इसीलिए 2। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला अचर पद ये क्या देगा, तो ये C2 देगा। तो कहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें C1 C2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिखा दिया जाए कि आप सीख गए हैं। ठीक है, इसको रखिए। तो A1 कितना है जी, A1 दिखा, अरे A1 तो 4 है, तो 4 अपान 4 है। A2 कितना है जी, A2 तो 2 दिखा मुझे, देखिए थोड़ा सा, A2 यहाँ पे 2 दिखा है, नॉट इक्वल टू B1 कितना है, B1 तो पता लगे P है, B1 पता लगे P है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, P को रख लेंगे। और अपना B2 क्या है, तो B2 वाला भी हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया है। तो यहाँ पे मैं क्या रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ। इसको कटा दिया जाए सिंपल, तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस 2 को उधर कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नॉट इक्वल टू P। ये P क्या होगा, नॉट इक्वल टू 4। तो अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या बोला जाएगा कि जो P का मान होगा वो 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ भी रखिएगा वो अद्वितीय हल ही देगा। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे, 4 के अलावा कुछ भी रखिए वो अद्वितीय हल देगा। ये बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ एक बार, मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखता है भाई, मैं एडिटिंग के दौरान लगाता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले समीकरण को लिख लिया जाए उसके बाद से सॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू ये है 0। और यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 12x हो जाएगा, 12x प्लस के y माइनस का k इक्वल टू 0, ये अपना है। और बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें फाइंड आउट करना यही k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस केस के लिए, तो केस क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए सॉल्व करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल।
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको केस याद होना चाहिए भाई। अपरिमित रूप से अनेक हल का केस क्या होता है, तो उसको मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल का केस है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे फिर से हमें प्रॉब्लम, भैया A1 B1 C1 कहाँ से निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 की बात कर रहा है, आप पहले समीकरण में चले जाइए। पहला समीकरण तो अपना यही वाला है, यहाँ से आपको A1 B1 C1 मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ x का जो पहला कोफिशिएंट मतलब जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब सबको क्लियर होगा ना, गुणांक गुणा वाला अंक, क्यों, तो गुणांक समझ में, इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट का नाम दिया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, x का गुणांक तो कितना आ जाएगा, x का गुणांक ये वही है जो A1 होता है, इसी को हम A1 बोलते हैं। जो y का गुणांक हो जाएगा चिन्ह के साथ, इसको क्या बोला जाएगा, ये B1 हो जाएगा। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये A2 B2 C2 की बात बोल रहा है, तो ये 2 हमें क्लैरिफाई कर दे रहा है किस समीकरण में जाना होगा, समीकरण नंबर 2 में जाना होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A2 भी मिलेगा, B2 भी मिलेगा, C2 भी मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया x का जो गुणांक हो जाएगा ये अपना A2 हो जाएगा, k का जो गुणांक हो जाएगा ये B2 हो जाएगा, और जो अचर पद हो जाएगा ये वाला C2 हो जाएगा। अब हमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 तीनों मिल गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जस्ट पुटअप कर देना है वैल्यूज़ को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे रखिए और आंसर पाइए। तो A1 कितना है, तो A1 उठाइए यहाँ से, k मिलेगा। तो A1 की जगह मैं बोल रहा हूँ k रखिए जी, अपान A2 की जगह पे क्या मिलेगा, A2 के जगह A2 तो 12 मिल जाएगा। तो A2 की जगह पे क्या रखिएगा आप लोग, 12 रखेंगे, इक्वल्स B1 क्या है जी, B1 ये तो 3 है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस का 3 रखेंगे, अपान B2 क्या है, B2 तो प्लस का k दिख रहा है, तो यहाँ पे k रखेंगे, ठीक है, इक्वल्स C1/C2। C1 क्या दिख रहा है जी, C1 दिख रहा है माइनस का k, माइनस में 3, तो मैं बोल रहा हूँ माइनस में k माइनस का 3। ये आपको बात क्लियर हो गई। और C2 क्या दिख रहा है, C2 हाँ, यहाँ पे माइनस का k दिख रहा है, तो मैं माइनस का k लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी कैसे लिखना है, ठीक है। माइनस माइनस कटाइए जी, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कितने वेरिएबल, आपकी भाषा में कितने चर, तो जितने चर की संख्या होती है हमें उतने ही समीकरण फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है। अगर एक चर है तो कहीं से भी आप एक समीकरण ढूंढ लीजिए, वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 चर वाला है तो 2 समीकरण, एक चीज़ अपने दिमाग में सोचे हैं कभी कि 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें हमें 2 ही समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर एक चर वाला है तो एक समीकरण चाहिए उसको हल करने के लिए, 2 चर वाला है 2 समीकरण चाहिए हल करने के लिए। इसीलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 ही समीकरण चाहिए, क्योंकि उसमें 2 चर है, एक x वाला आता है, एक y वाला आता है, जो कि 10th सिलेबस में हम लोग देखते हैं। तो 3 अगर आ जाएगा तो भैया उसके लिए 3 समीकरण चाहिए। 2 समीकरण अगर दे दिया जाएगा आप सॉल्व करते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए। कैसे किया जाएगा, आप एक चीज़ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा। किस तरीके से, पहले वाले को आप तुलना करिए, बराबर करिए, ठीक है। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, फिर ये पीला वाला ये जो पार्ट है इसको आप पकड़ करके तुलना करिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है, तो मैं इसके लिए लिख दे रहा हूँ भाई, इसको लाओ k/12 इक्वल्स 3/k, 3 गुणा करिए तो क्या बनेगा, k² इक्वल टू 36 बन जाएगा। k इक्वल टू कितना हो जाएगा, होल अंडर रूट 36 हो जाएगा। k इक्वल टू निकालिएगा, प्लस माइनस 6 मिलेगा। तो
ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि भैया ये अपना आंसर 2 देगा, एक प्लस का 6 देगा, एक माइनस का 6 देगा। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि प्लस का 6 अपना आंसर कि माइनस का 6। तो ये कब क्लैरिफाई होगा? जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि इसको भी देख लीजिए ये क्या देना चाहते हैं। तो ये जो आंसर कमेंट करेगा, हाँ ये जो पीला वाला आंसर कमेंट करेगा, और ये जो आंसर ये जो देने जो दो मिल गया है, अगर दोनों में से जो मैच कर जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई 3/k इक्वल्स k माइनस में 3, और इधर हो जाएगा बट्टा का k। ये आपको बात क्लियर होगी? ठीक है, गुणा कराइए जी, गुणा करा देना चाहता हूँ मैं। 3k इक्वल्स k इधर हो जाएगा k माइनस में 3। हाँ यहाँ से भी आप कटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तिर्यक गुणा वाला, इसीलिए इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो 3k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जी, k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। इस 3k को आप इधर लेते चलिए तो कितना हो जाएगा 6k, 3k पहले से एक 3k उधर से आ जाएगा तो 6k हो जाएगा, इक्वल टू k स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ से कटाना थोड़ा आसान हो गया है। आसान तो यहाँ से भी कटा सकते थे, यहाँ से भी कटा सकते थे, लेकिन तब इतना क्यों गए आप? मैं आपको प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, और रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट रखती है कि आप करते दौरान क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसको कटा दीजिए जी। तो k इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, k इक्वल टू मिलेगा +6। तो अपना इसमें देखिए प्लस का 6 कौन सा है, हाँ ये वाला। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो k का वैल्यू हमें निकल गया है क्या, +6। ये बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करिए, आगे चला जाए।